जी जी संगीता जी, गुड इवनिंग। वॉइस और वीडियो क्वालिटी को लेकर के प्लीज़ बता दीजिए आप। प्लीज़ मुझे कोई वॉइस क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी को लेकर के प्लीज़ बता दीजिए ताकि फिर स्टार्ट किया जाए। जी गुंजन, गुड इवनिंग। जी कौस्तुभ, कौस्तुभ प्लीज़ मुझे वॉइस और वीडियो क्वालिटी को लेकर के प्लीज़ एक बार बता दीजिए ताकि फिर स्टार्ट किया जाए। जी शशांक जी, गुड इवनिंग। जी जी रमेश जी, बिल्कुल धन्यवाद। तो आइए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट करें। जी रूही, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शशांक जी, गुड इवनिंग। जी धन्यवाद शशांक। जी रमेश। आइए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। सिविल प्रोसीजर कोड के जो हमारा लास्ट क्लास में टॉपिक रह गया था, हम पहले उसे कवर करेंगे और उसके बाद अपने दो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। पहला जो हमारा रह गया था टॉपिक जिसको कि हमें अभी कवर करना है वो था प्लेस ऑफ सुइंग, और इसके बाद हम देखेंगे ट्रांसफर और समन को लेकर के सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उनको हम देखेंगे और उसके बाद उसको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, जो हमने प्लेस ऑफ स्विंग देखा था, तो प्लेस ऑफ स्विंग में कुछ पोर्शन रह गया था। तो मैं इसको स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम जो है अपने सिविल प्रोसीजर कोड में देखते हैं कि प्लेस ऑफ स्विंग में हमारा क्या पार्ट रह गया था और हमने क्या पढ़ लिया था। तो आप लोग प्लीज अपने सिविल प्रोसीजर कोड की बेयर ले लीजिए और उसमें सेक्शन 16 से देखना स्टार्ट करिए, ताकि हम एक एक करके सारी चीज़ों को जल्दी ही जितनी आसानी से हो सके कवर करने का प्रयास करें। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए अब हम चलते हैं, देखते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था और आगे आज हमें कैसे क्या क्या चीज़ों को कवर करना है। तो मैंने आप सभी से कहा कि अपने वेयर में देखना है जो है कि सेक्शन 16 से। तो मैंने जब आपको बताया था, जब हम पढ़ रहे थे प्लेस ऑफ स्विंग, तो प्लेस ऑफ स्विंग में हमने देखा था सेक्शन 16, फिर हमने देखा था सेक्शन 17 और हमने देखा था सेक्शन 18। सेक्शन 16 में एक लिस्ट प्रोवाइडेड थी जहां से आपको देख लेना है कि अगर उस पार्टिकुलर मैटर को लेकर के कोई भी सूट इंस्टीट्यूट करना है तो आप जो है कहाँ पर जो है सूट इंस्टीट्यूट करोगे, इसको लेकर के 16 ने बताया था। फिर जब हम 17 देख रहे थे तो 17 में हमने देखा था कि एक प्रॉपर्टी है जिसका कि कुछ हिस्सा कोर्ट ए में आ रहा था और कुछ हिस्सा कोर्ट बी में। तो हमने देखा कि ऐसी प्रॉपर्टी का सूट कहाँ इंस्टीट्यूट करना है, इसको लेकर के हमने देखा। फिर हमने सेक्शन 18 देखा था जहां पर हमने देखा था कि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट इंस्टीट्यूट करना है, बट ये अनसर्टेन है कि ये किस कोर्ट में आता है, यानी कि ये कोर्ट ए में इंस्टीट्यूट होगा या बी में होगा या सी में होगा या डी में होगा। तो इसको लेकर के हमने सेक्शन 18 कवर किया था। फिर उसके बाद हम लोग गए थे सेक्शन 19 पे। सेक्शन 19 पे मैंने आपको बताया था कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सूट है या कोई रॉन्ग पर्सन के अगेंस्ट हुआ है तो आपको कहाँ सूट इंस्टीट्यूट करना है, इसको लेकर के सेक्शन 19 बता रहा था। तो ये दोनों चीजें बता रहा था, एक तो मूवेबल प्रॉपर्टी और प्लस रॉन्ग अगेंस्ट पर्सन। तो हमने इसको लेकर के सेक्शन 19 कवर किया हुआ था। अब इसके बाद जो हमारा रह गया था वो था सेक्शन 22, 21A। तो आइए हम देखते हैं सेक्शन 22, 21A। और आप लोग प्लीज अपनी बेयर खोल लीजिए और उसमें बेयर में जो प्रोविजंस दिए हुए हैं मैं रीड करूंगा, आप लोग प्लीज उसे कॉन्सेंट्रेट करके ध्यान दीजिए और ताकि हम जो है इसे समझें। तो जब हम लोगों ने देखा था यानी कि 16, 17, 18 इमूवेबल को, 19 में मूवेबल और रॉन्ग अगेंस्ट पर्सन को, तो इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि सारी चीजें जो है सेक्शन 16, 17, 18 या 19 में ही कवर हो जा रही हैं, कुछ और भी चीजें रह जा रही हैं। तो इनको लेकर के जो स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइडेड है वो है सेक्शन 20 में। और आइए देखते हैं कि सेक्शन 20 कहता क्या है। तो सेक्शन 20 कहता है कि अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट रिसाइड और कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। अब यहाँ पर तीन बातें दी हुई हैं। जब आप सेक्शन 20 देखेंगे तो सेक्शन 20 में तीन चीजें दी हुई हैं, क्लॉज ए में, क्लॉज बी में और क्लॉज सी में। तो आइए हम एक एक करके तीनों को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला कहता है कि सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन एज अफोर सेड, यानी कि जो ऊपर लिमिटेशन लगाया हुआ है उस लिमिटेशन के सब्जेक्ट टू रहते हुए आपको अगर कोई अदर सूट है
और उसको आपको इंस्टीट्यूट करना है, तो आप कहाँ इंस्टीट्यूट करेंगे? तो आप इंस्टीट्यूट करेंगे लोकल लिमिट ऑफ हुज ज्यूरिसडिक्शन, जहां पर डिफेंडेंट या तो अगर एक से अधिक डिफेंडेंट है, ठीक है, तो वो जहां एक्चुअली रिसाइड कर रहे हैं या बिजनेस कैरी कर रहे हैं या पर्सनली वर्क फॉर गेन कर रहे हैं, यानी कि एक्चुअली रिसाइड कर रहे हैं, वर्क फॉर गेन कर रहे हैं या कैरी कर रहे हैं कोई बिजनेस, तो आप अदर मैटर पे इन तीनों प्लेस में कहीं भी क्या कर सकते हैं? सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। और ये तीनों किससे रिलेटेड है? डिफेंडेंट से। फिर आइए इसके सेकंड पार्ट को देखिए, वो क्या कहता है। तो वो कहता है एनी ऑफ द डिफेंडेंट वेयर देयर आर मोर देन वन एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द सूट एक्चुअली और वॉलंटरली रिसाइड और कैरी ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन प्रोवाइडेड इन सच केस either the permission of the court is given or the defendant who do not reside or carry on business or personally work for gain as aforesaid acquiescence in such institution। ये कहने का मतलब है, मैं सिंपली आपको समझाता हूं। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि मान लीजिए दो डिफेंडेंट है, अब आपको जो है आपने सूट इंस्टीट्यूट किया है तो इन दोनों के अगेंस्ट, तो ये मान लीजिए एक्चुअली वर्क कर रहा है कहीं गेन के लिए या फिर कैरी कर रहा है कोई बिजनेस, ठीक है, और ये भी सेम जो आपका दूसरा डिफेंडेंट है इसके साथ भी सारी यही चीजें हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इन 6 प्लेसेस में कहीं भी सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, यानी कि जरूरी नहीं है कि आपको दोनों ही डिफेंडेंट का साथ साथ लेकर के चलना है। जहां हमने यहां देखा था सिंगल डिफेंडेंट के अगेंस्ट, यहां हम क्या देख रहे हैं कि मोर देन वन डिफेंडेंट है तो इनके केस में। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है, तो वो हमने पढ़ा अभी क्लॉज में। तो पहले तो आप ये क्लियर हो जाइए कि आप इन 6 जगहों पे कहीं भी सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्या रिक्वायर्ड होगा? आपको कोर्ट का परमिशन रिक्वायर्ड होगा, प्लस या तो कोई डिफेंडेंट क्या ना कर रहा हो, इस चीज को लेकर के वो डिनाई ना कर रहा हो। मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपने ये जो डिफेंडेंट बी है, ये डिफेंडेंट ए है, अब आपने मान लीजिए कि डिफेंडेंट बी यानी कि ए और बी दोनों के साथ अगर कोई सूट इंस्टीट्यूट करना था, और ये जो बी है ये कैरी कर रहा है कोई बिजनेस इलाहाबाद में, तो अगर आपको इलाहाबाद में सूट इंस्टीट्यूट करना है तो आपको कोर्ट की परमिशन रिक्वायर्ड होगी। और साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि जो डिफेंडेंट है यानी कि डिफेंडेंट ए, ये क्या कर रहा हो, ये इस चीज को लेकर के इसे कोई प्रॉब्लम ना आ रही, तो आप यहां पर भी सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा पार्ट। आइए देखें तीसरा पार्ट क्या कहता है। कहता है द कॉज ऑफ एक्शन होली और इन पार्टली अराइज, या तो जो आपका कॉज ऑफ एक्शन है, ये मान लीजिए कि आपका कोई कॉज ऑफ एक्शन है, या ये तो होली इलाहाबाद में हुआ है तो आप इलाहाबाद में कर सकते हैं। मान लीजिए कि पार्टली इलाहाबाद में हुआ है और पार्टली प्रतापगढ़ में हुआ है, तो आप कहां करेंगे? तो आप या तो इलाहाबाद कर सकते हैं या तो प्रतापगढ़ में भी कर सकते हैं। तो यही दिया हुआ है सेक्शन 20 के तीनों पोर्शन में। हमने सेक्शन 16, 17 और 18 इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के देखा था। 19 रॉन्ग अगेंस्ट पर्सन या रॉन्ग अगेंस्ट प्रॉपर्टी, वो भी कैसी? मूवेबल, ये 19 में कवर हुआ था। फिर सेक्शन 20 कह रहा था कि जो अदर रिलीफ, अगर आपको मान लीजिए कि किसी और चीज को लेकर के सूट लाना है, ना ही किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को, ना ही किसी मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ना ही किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई रॉन्ग हुआ इससे रिलेटेड, तो आप कहां कहां सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं? तो इसको लेकर के सेक्शन 20 है। और सेक्शन 20 को जो है आप कह सकते हैं कि ये रेसिड्यूरी सेक्शन जो आपका सेक्शन 20 है, क्योंकि जो चीजें शेष रह जाएंगी उसको कवर करने की बात करता है कौन? सेक्शन 20 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। आइए सेक्शन 20 के बाद 21 और 21A देख लेते हैं। उसके बाद मैं देख लेता हूं, अगर आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज मुझे बताइएगा, तो हम उसे फिर से समझने का प्रयास करेंगे। अब आइए देखते हैं सेक्शन 21 क्या कहता है सिविल प्रोसीजर कोड का। तो प्लीज आप लोग अपनी अपनी पेयर में देखिए, मैं रीड करता हूं फिर हम समझते हैं। तो सेक्शन 21 कहता है ऑब्जेक्शन एज टू ज्यूरिसडिक्शन। अब देखिए सेक्शन 21 भी पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। आप प्लीज अपनी बेयर में या अगर आप नोट्स बनाते हो तो ये सारी चीजें नोट करते चलिए। तो जब आप सेक्शन 21 देखेंगे तो सेक्शन 21 बात आता है प्लेस ऑफ सुइंग को लेकर के, लिखते चलिए आप लोग, या अगर बेयर में जिस किसी ने भी देख जो भी कोई बेयर पढ़ रहा हो तो बेयर में सारी चीजें दी हुई हैं, आप चाहे तो इसे मार्क भी कर सकते हैं। तो सेक्शन 21 का क्लॉज 1 बताता है प्लेस ऑफ सुइंग को लेकर के ऑब्जेक्शन की बात। फिर सेक्शन 21 का जब आप क्लॉज 2 देखेंगे तो ये बात करता है पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन को लेकर के ऑब्जेक्शन की बात। और जब आप सेक्शन 21 का क्लॉज 3 रीड करेंगे तो ये बात करता है लोकल लिमिट को लेकर के। और जो यहां पर हमने सेक्शन 21 का क्लॉज 1 है, इसे हमें रीड विथ करना है सेक्शन 21A के साथ, यानी कि इसको जो है हम रीड करेंगे सेक्शन 21A के साथ। तो मैं यहां पर सेक्शन 21 और 21A साथ में ही आपका कवर करा दूंगा।
तो आइए हम देखते हैं कि पहले सेक्शन 21 का क्लॉज 1 क्या कहता है। तो सेक्शन 21 का क्लॉज 1 कहता है कि नो ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग shall be allowed by any appellate court or revisional court unless such objection was taken in the court of first instance at the earliest possible opportunity, and in all cases where issues are settled or before such settlement and unless there has been a consequent failure of justice। तो मान लीजिए कि आपके खिलाफ किसी ने कोई सूट इंस्टीट्यूट किया, बाद में डिग्री भी पास हो गई। अब आप क्या चाह रहे हैं, आप क्या बेनिफिट लेना चाह रहे हैं? आप ये बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, जैसे कि हमने प्लेस ऑफ सुइंग को लेकर के देखा, तो आप ये बेनिफिट लेना चाह रहे हैं कि आप सामने वाली पार्टी ने जहां पर सूट इंस्टीट्यूट किया था, आप उसे गलत ठहरा करके कोई एक ऑब्जेक्शन रेज करना चाह रहे हैं कि हमारे इस ऑब्जेक्शन पे क्या किया जाए, वो जो डिग्री है उसे कैंसिल कर दिया जाए। तो यही कहता है सेक्शन 21 का क्लॉज 1। वो क्या कहता है कि प्लेस ऑफ सुइंग को लेकर के अगर आप कोई ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं अपीलेट कोर्ट में या रिविजनल कोर्ट में, तो ये आपके ऊपर लाइबिलिटी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको ये जो आप ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं प्लेस ऑफ सुइंग को लेकर के, ये कहां करना था? कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस में। कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस कहने का मतलब क्या है कि जब हमने सेक्शन 15 पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि सूट को कहां इंस्टीट्यूट करना चाहिए? सबसे निचली सक्षम न्यायालय में, जहां आप सूट इंस्टीट्यूट करते हैं। तो वहीं पे जहां आपका सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, जहां आपका सूट बना है, आपको प्रयास ये करना चाहिए कि इस प्रकार का ऑब्जेक्शन आप वहीं ले आए। और अगर कोई सेटलमेंट से रिलेटेड मामला है तो सेटलमेंट होने से पहले आप इस ऑब्जेक्शन को क्या करें? रेज कर लें। अदरवाइज आपका लिया गया ये ऑब्जेक्शन की कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी। यही कहता है सेक्शन 21 का क्लॉज 1। अब आइए, मैंने आपको जैसे कि बताया कि सेक्शन 21 के क्लॉज 1 को हम रीड करेंगे सेक्शन 21 ए से। तो आइए देखते हैं सेक्शन 21 ए क्या कहता है। तो सेक्शन 21 ए कहता है बार ऑन सूट सेट असाइड डिग्री ऑन ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग। ये कहता है नो सूट शैल लाई चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ अ डिग्री passed in a former suit between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title on any ground based on objection as to the place of suing। अब मान लीजिए कि आप जो है इसी प्लेस ऑफ सुइंग को लेकर के आप क्या चाहते हैं? आप एक फर्दर सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। किस लिए? ताकि जो डिग्री पास हुई थी वो डिग्री क्या हो जाए? कैंसिल करा दी जाए। तो सेक्शन 21 ए जो है इसी पे बार लगाता है और ये कहता है कि आप इस प्रकार का कोई भी सूट क्या नहीं कर सकते हैं? इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते हैं जिसमें कि आप प्लेस ऑफ सुइंग के ग्राउंड पे किसी डिग्री को क्या कराना चाहते हैं? चैलेंज करना चाहते हैं। तो इसी पे आपकी बार लगाता है सेक्शन 21 ए। तो ये था हमारा सेक्शन 21 का क्लॉज 1 और सेक्शन 21 ए। तो यहां पर हमारा सेक्शन 21 ए भी खत्म हो गया। अब हमारा क्या रह जाता है? सेक्शन 21 का क्लॉज 2, सेक्शन 21 का क्लॉज 3। सेक्शन 21 का क्लॉज 2 क्या कहता है? मैंने आपको बताया पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को लेकर के। तो जैसा आपका प्लेस ऑफ सुइंग को लेकर के था, सेम टू सेम पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को लेकर के है। और आप जब सेक्शन 21 के क्लॉज 2 को रीड करें तो आप यहां पर रीड विद कर सकते हैं सीपीसी के सेक्शन 6 को। और जब हमने सेक्शन 6 पढ़ा था तो हमने वहां पर पढ़ा था पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को लेकर के। तो आइए मैं आपको बताता चलूं कि जो हमने सेक्शन 21 के क्लॉज 1 में प्लेस ऑफ सुइंग को लेकर के पढ़ा था, लगभग सेम वही बात करता है सेक्शन 21 का क्लॉज 2। और वो कहता है कि आप कोई ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं किस चीज को लेकर के? कि जिस न्यायालय में यह मामला चला है या चला था, उस मामले के उस कोर्ट के पास पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ही नहीं था, यानी कि उसके पास यह क्षमता ही नहीं थी कि वह इस पार्टिकुलर वाद को क्या कर सके? सुन सके। तो अगर आप ऐसा कोई ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं कि कोर्ट की पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को लेकर के, तो आपको क्या करना चाहिए? कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में ही यह ऑब्जेक्शन रेज कर लेना चाहिए। और जब आप देखेंगे सेक्शन 21 के क्लॉज थर्ड को, जो कि लोकल लिमिट की बात करता है, तो वह भी सेम यही बात कहता है कि अगर आप कोर्ट की कॉम्पिटेंसी को लेकर के कि वो लोकल लिमिट जो है कि कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है वो पार्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन, तो आप अगर इस चीज को लेकर के ऐसा कोई ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप ऐसे क्वेश्चन को क्या करें? कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में ही रेज कर ले जाएं। तो ये था आपका सेक्शन 21 के 3 पार्ट और हमने देखा सेक्शन 20 के 3 पार्ट। सेक्शन 20 के 3 पार्ट में हमने पहला पार्ट क्या देखा? जब आप सिंगल डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट लाते हैं, किन चीजों को छोड़ करके 16, 17, 18 और 19 में जो कवर नहीं हो रही है, तो आप कहां लाएंगे? फिर हमने देखा सेक्शन 20 के क्लॉज 2 को। क्लॉज 2 क्या कह रहा था कि अगर मान लीजिए कि एक या एक से अधिक डिफेंडेंट है और आपको सूट लाना है तो आप कहीं भी आप ला सकते हैं सूट, अगर वह तीनों ग्राउंड जो हमने सेक्शन 20 के क्लॉज 1 में पढ़ा था वह किसी भी डिफेंडेंट के आए तो आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए परमिशन रिक्वायर्ड थी कोर्ट की, और साथ साथ आपको यह भी देखना है कि जो सामने वाला दूसरा डिफेंडेंट है वह क्या कर रहा हो, उसको इस पर कोई भी आपत्ति ना हो। फिर हम लोगों ने देखा सेक्शन 20 के क्लॉज 3 को कि जो कॉज ऑफ एक्शन है वो या तो होली या तो पार्टली अराइज हुआ हो, तो आप उस हिसाब से उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में जाकर के सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। यह था आपका सेक्शन 20 के तीनों पार्ट।
फिर हम लोग गए सेक्शन 21 पे। सेक्शन 21 पे मैंने आपको बताया कि अगर आप ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं किस चीज को लेकर के, कि सर इस न्यायालय के पास क्या नहीं था, इस न्यायालय के पास यह मामला इंस्टीट्यूट नहीं होना चाहिए था, यानी कि प्लेस ऑफ सुइंग को लेकर के, या तो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को लेकर के कि इस मामले पे विचारण करने का इस न्यायालय को अधिकार ही नहीं था। क्यों? क्योंकि इसकी पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन इतनी नहीं है, या फिर लोकल लिमिट में नहीं आता था। तो इस प्रकार के अगर तीनों प्रकार के आप कोई भी ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस में ही ऐसा ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया कि सेक्शन 21 के क्लॉज 1 को आप रीड विद करेंगे 21A से, और 21A क्या कहता है, ये बार लगाता है कि आप अगर फर्दर कोई सूट इंस्टीट्यूट करना चाह रहे हैं किस चीज को लेकर के, प्लेस ऑफ सुइंग के ग्राउंड पे किसी डिग्री को चैलेंज करने के लिए, तो सेक्शन 21A कहता है कि आप ऐसा सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। फिर हम लोगों ने जब सेक्शन 21 के क्लॉज 2 को देखा था, यानी कि पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को लेकर के अगर आप कोई ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं, तो मैंने बताया कि सेक्शन 21 के क्लॉज 2 को आपको रीड विद करना है सेक्शन 6 के साथ सिविल प्रोसीजर कोड के, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये था आपका सेक्शन 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 21A। ये सारा जो था प्लेस ऑफ सुइंग से रिलेटेड था। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम किससे रिलेटेड, ट्रांसफर से रिलेटेड। तो जहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आई अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, अंशु तिवारी जी गुड इवनिंग, लिमरा शहीन जी गुड इवनिंग, जमशेद रजा जी गुड इवनिंग, तो आप लोग मुझे प्लीज़ बताइए अभी तक अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आई हो किसी भी सेक्शन या क्लॉज को लेकर के, ताकि हम कोई भी चीज़ रह ना जाए, हम सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलें। अंशु जी, जमशेद जी, कोई भी अगर आप लोगों को किसी भी क्लॉज या सेक्शन को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए। तो आई थिंक सबका क्लियर है, हमने प्लेस ऑफ सुइंग को कवर कर लिया है। तो प्लेस ऑफ सुइंग को लेकर के हमने सेक्शन 15 से लेकर के 21A तक देख लिया। एक हमारा सेक्शन 15 भी था इसमें, तो हमने 15 से लेकर के सेक्शन 21A तक कवर कर लिया। ये था हमारा प्लेस ऑफ सुइंग को लेकर के। अब जो हमारी क्लास चलेगी वो ट्रांसफर को लेकर के चलेगी, ट्रांसफर ऑफ सिविल सूट। और ये हम कहां से कहां तक देखेंगे, सेक्शन 22 से लेकर के सेक्शन 25 तक देखेंगे। और सेक्शन 26 जो है कि ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है ऑर्डर 4 के साथ, जो किसकी बात करता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की बात करता है। ठीक है, तो हम जो है इसके बाद देखेंगे सेक्शन 22 से लेकर के सेक्शन 25 तक, और वहां हम ट्रांसफर ऑफ सिविल केसेस देखेंगे। 26 हमने पढ़ लिया है। फिर हम चलेंगे सेक्शन 27 से, जहां पर हम समन को लेकर के पढ़ेंगे, और हम देखेंगे सेक्शन 27 से लेकर के सेक्शन 31 तक, सेक्शन 32 तक। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं ट्रांसफर को लेकर के, प्रोविजंस को स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज आप लोग अपनी अपनी वेयर में जो है कि सेक्शन 22 जो है देखिए, तो देखिए जब आप सेक्शन 22 से लेकर के सेक्शन 25 तक देखेंगे, तो ये मेनली बात करता है किस चीज को लेकर के, ये ट्रांसफर की बात करता है। एक सूट को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर कराने की बात करता है। कहां से कहां तक, सेक्शन 22 से लेकर के 25 तक। जब आप सेक्शन 22 देखेंगे, सारी चीजें नोट करते चलिए, तो ये डिफेंडेंट से रिलेटेड है। कल को आपको अगर क्वेश्चन पूछे कि सेक्शन 22 में कौन अप्लाई करता है ट्रांसफर के लिए, तो केवल और केवल डिफेंडेंट अप्लाई करता है। ठीक है, अब आइए मैं बताता हूं आपको कि सेक्शन 22 क्या करता है, कहता है। तो प्लीज आप अपनी अपनी वेयर में ध्यान दीजिए। सेक्शन 22 कहता है कि वेयर अ सूट में बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी वन ऑफ 2 और मोर कोर्ट एंड इट इज इंस्टीट्यूटेड इन वन ऑफ सच कोर्ट, एनी डिफेंडेंट, देखिए एनी डिफेंडेंट वर्ड है, प्लीज मार्क करिए आप लोग, आफ्टर नोटिस टू द अदर पार्टी, और नोटिस भी देना जरूरी है तो इसे भी मार्क करिए,
may at the earliest possible opportunity and in all cases where issues are settled at or before such settlement. तो कौन? डिफेंडेंट. कब? आफ्टर नोटिस. कब तक? सेटल होने के समय या सेटल होने से पहले अप्लाई कर सकता है कि सूट को ट्रांसफर कर दिया जाए अनदर कोर्ट में. देखिए सिंपल ये कहता क्या है. मान लीजिए कि कोई एक पार्टिकुलर सूट है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के. अब ये जो सूट है हमने प्लेस ऑफ सुइंग देखा तो वहां हमने देखा सेक्शन 16. अब उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये कोर्ट ए में भी आ सकता था और ये कोर्ट बी में भी आ सकता था, लेकिन सूट इंस्टीट्यूट हुआ कोर्ट ए में. ठीक है. अब डिफेंडेंट चाहता है कि ये जो सूट है ये ट्रांसफर कर दिया जाए कोर्ट बी. यही कहता है आपका सेक्शन 22. अब जो डिफेंडेंट चाहता है कि सेक्शन 20 कोर्ट बी में ये ट्रांसफर हो जाए, तो मैंने जब हम रीड कर रहे थे तो हमने वहां क्या देखा कि डिफेंडेंट को पहली बात तो एप्लीकेशन लगाना होगा. एप्लीकेशन के साथ साथ उसे नोटिस सर्व करना होगा अदर पार्टी को. और कब तक वो ऐसा एप्लीकेशन लगा सकता है ट्रांसफर कराने को लेकर के? तो सेटलमेंट होने के टाइम और बिफोर कभी भी अप्लाई कर सकता है. यही कहता है आपका सेक्शन 22. यहां पर आपको ये सारे वर्ड्स जो दिए हुए हैं सेक्शन 22 में, पार्टिकुलर वर्ड्स, इनको मार्क करते हुए चलना है. मुझे नहीं लगता कि इमेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट प्रीलिम्स में इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं. तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि सेक्शन 22 में जो पार्टिकुलर यूज किया गया है या ये जो राइट दिया गया है ये केवल और केवल डिफेंडेंट को दिया गया है कि अगर कोई एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को लेकर के सूट दो न्यायालयों में इंस्टीट्यूट हो सकता था. ठीक है. लेकिन मान लीजिए कि कोर्ट ए में इंस्टीट्यूट हो गया, लेकिन डिफेंडेंट चाहता है कि कोर्ट बी में जाए, तो उसको एक एप्लीकेशन लगाना होगा, सामने वाली पार्टीज को नोटिस सर्व करनी होगी. और कब तक ऐसा एप्लीकेशन वो लगा सकता है? तो सेटल होने के टाइम या उससे पहले वो ऐसा क्या कर सकता है? एप्लीकेशन लगा सकता है ट्रांसफर को लेकर के. तो ये था हमारा सेक्शन 22. अब देखेंगे हम सेक्शन 23. आइए देखते हैं सेक्शन 23 क्या कहता है. तो सेक्शन 23 कहता है, मैं रीड करता हूं, प्लीज आप लोग अपनी बेयर में ध्यान दीजिए. देखिए सेक्शन 23 को जो है ना आप लोग 3 पोर्शन में इसे डिवाइड कर दीजिए. जैसे हमने 20 और 21 को किया था, ऐसे आप इसे भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए. पहले मैं समझा देता हूं, उसके बाद मैं रीड करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा. सेक्शन 23 कहता है कि मान लीजिए कोर्ट ए है, कोर्ट बी है, दोनों की जो अपीलेट कोर्ट है, यानी कि इन दोनों की अपील जहां पर होगी वो सेम कोर्ट है, यानी वो कोर्ट है एक्स. सूट इंस्टीट्यूट हुआ ए में, डिफेंडेंट चाहता है कि बी में चला जाए. क्या क्या करना होगा हमने ऑलरेडी देख लिया हुआ है. कहां पे? सेक्शन 22 में. अब वह चाहता है कि ये कहां चला जाए? कोर्ट बी में. तो उसे ये एप्लीकेशन कहां लगानी होगी? ऐसा कहीं भी सेक्शन 22 में नहीं बताया हुआ है. जब आप सेक्शन 22 को रीड करेंगे या हमने जब रीड किया तो हमने ऐसा कुछ नहीं देखा. इसी चीज को क्लैरिटी देता है सेक्शन 23 का क्लॉज 1. और वो क्या कहता है? इस तरीके के मामले में, यानी कि कोर्ट ए और कोर्ट बी जिन दोनों की अपीलेट कोर्ट सेम है और आप चाहते हैं कि जो इंस्टीट्यूट हुआ है सूट ए में वो बी में ट्रांसफर कर दिया जाए, तो आपकी एप्लीकेशन यानी जो डिफेंडेंट होगा उसकी एप्लीकेशन वो कहां देगा? इसी अपीलेट कोर्ट में देगा. ये था इसका पहला पार्ट. अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट पे. ये कहता है कि मान लीजिए कोर्ट ए है, कोर्ट बी है, इन दोनों की, कोर्ट ए है, कोर्ट बी है, इन दोनों की अपीलेट कोर्ट डिफरेंट है. इसकी अपीलेट कोर्ट है एक्स, इसकी अपीलेट कोर्ट है वाई, लेकिन सेम हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ये सारी कोर्ट्स आती हैं. कहने का मतलब है यहां जब आपने देखा तो आपने देखा कोर्ट ए और कोर्ट बी का जो अपीलेट कोर्ट था वह सेम था. लेकिन मान लीजिए कि ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कोर्ट ए और कोर्ट बी के जो अपीलेट कोर्ट है वह डिफरेंट हो, तब इस केस में हम क्या करेंगे? तो कहता है कि अगर कोर्ट ए और कोर्ट बी की अपीलेट कोर्ट अगर डिफरेंट है लेकिन अगर उनकी हाई कोर्ट सेम है, तो इस केस में जो डिफेंडेंट होगा उसकी एप्लीकेशन कहां लगेगी? हाई कोर्ट में लगेगी. ये कहता है इसका दूसरा पार्ट. अब आइए देखते हैं इसके थर्ड पार्ट को. थर्ड पार्ट कहता है कि मान लीजिए कोर्ट ए है, कोर्ट बी है, कोर्ट ए की अपीलेट कोर्ट है कोर्ट एक्स, कोर्ट बी की अपीलेट कोर्ट है कोर्ट वाई. कोर्ट जो ए की कोर्ट अपीलेट कोर्ट थी एक्स, ये किसके जुरिस्डिक्शन में है? ये जुरिस्डिक्शन में है हाई कोर्ट 1 के. और जो कोर्ट बी की अपीलेट कोर्ट है वाई, ये किसके जुरिस्डिक्शन में है? तो ये हाई कोर्ट 2 के जुरिस्डिक्शन में आता है. अब इस केस में हम क्या करेंगे? यहां तो हमारा क्लियर हो गया,
लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस में कहता है कि जहां सूट पहले इंस्टीट्यूट हुआ था, मान लीजिए कि प्लेंटिफ ने कोर्ट बी में इंस्टीट्यूट किया था, तो इसी जो कोर्ट बी की जो हाई कोर्ट होगी, आपको यानी कि डिफेंडेंट को यह एप्लीकेशन यहां लगाना होगा। ये कहता है सेक्शन 23 का पार्ट 3। अब मैं रीड करूंगा, आप लोग प्लीज जो है ध्यान दीजिएगा, सारी चीजें क्लियर होगी। अगर सबको ये सारी चीजें अगर सभी को समझ में आ गई हैं तो बेयर में पढ़ते समय किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप लोग मेरी बात मानिए, तो ये डायग्राम प्लीज बना लीजिए। बेयर में छोटे से हिस्से में भी ये डायग्राम बन सकता है बड़ी इजीली। आइए हम समझते हैं सेक्शन 23 के तीनों जो क्लॉजेस हैं उनको। तो पहला कहता है कि वेयर द सेवरल कोर्ट्स हैविंग जुरिसडिक्शन आर सबऑर्डिनेट टू द सेम अपीलेट कोर्ट, एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22 शैल बी मेड टू द अपीलेट कोर्ट। फिर कहता है दूसरा, वेयर सच कोर्ट आर सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट अपीलेट कोर्ट बट टू द सेम हाई कोर्ट, द एप्लीकेशन शैल बी मेड टू द सेड हाई कोर्ट। ये आपने देखा, डिफरेंट अपीलेट कोर्ट थी, हाई कोर्ट सेम थी, तो आपकी एप्लीकेशन कहां लगना चाहिए, इस हाई कोर्ट में। अब आइए तीसरे को देखते हैं, क्या कहता है, वेयर सच कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट हाई कोर्ट, द एप्लीकेशन शैल बी मेड टू द सच हाई कोर्ट within the local limit of whose jurisdiction the court in which the suit is brought is situate। कोर्ट डिफरेंट अपीलेट कोर्ट, डिफरेंट हाई कोर्ट। फिर कहता है कि जहां पे सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, जहां पर भी सूट इंस्टीट्यूट हुआ है उसकी हाई कोर्ट में डिफेंडेंट ऐसा एप्लीकेशन लगाएगा। तो ये था आपका सेक्शन 23। 22 हमने देखा, दो न्यायालयों में क्या हो सकता था, मामले का विचारण हो सकता था, लेकिन प्लेंटिफ ने क्या किया, ए को चूज किया। डिफेंडेंट क्या चाहता है, बी में चला जाए, क्या करेगा, एप्लीकेशन नोटिस सर्व करेगा, किसको, पार्टीज को। कब तक, सेटलमेंट होने के टाइम या उससे पहले। फिर हमने 23 में देखा कि ये जो एप्लीकेशन है डिफेंडेंट कहां लगाएगा, तो ये क्या कहता है कि अगर डिफरेंट कोर्ट में, कोर्ट तो डिफरेंट है बट उनका अपीलेट जुरिसडिक्शन सेम है, तो क्या कहता है कि डिफेंडेंट को कहां लगानी चाहिए एप्लीकेशन, जहां पर उन दोनों का अपील होगा। फिर कहता है कि मान लो कि अपीलेट कोर्ट डिफरेंट है लेकिन हाई कोर्ट सेम है, तो कहां होगा, हाई कोर्ट में होगा। फिर कहता है कि अपीलेट कोर्ट भी डिफरेंट है और हाई कोर्ट भी डिफरेंट है, तब कहां होगा, तब वहां होगा जहां कोर्ट बी का हाई कोर्ट होगा, यानी कि जहां सूट पहली बार इंस्टीट्यूट हुआ है जिस कोर्ट में, उसकी जो हाई कोर्ट होगी वहां पर इस प्रकार का डिफेंडेंट द्वारा क्या लगाया जाएगा, एप्लीकेशन। यहां तक अगर सबको क्लियर हो तो प्लीज मुझे आप लोग बता दीजिए, क्योंकि इसके बाद जो सेक्शन 24 है और सेक्शन 25 है उसको जब हम पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ हम सीआरपीसी को भी देखेंगे। तो यहां तक अगर आप लोगों को क्लियर हो तो प्लीज आप लोग मुझे बता दीजिए, इसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। प्रतीक सारस्वत जी, गुड इवनिंग। प्लीज आप लोग मुझे कोई तो बताइए कि मतलब अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो तो हम आगे बढ़ें, क्योंकि आगे जो हमें पढ़ना है उसके साथ साथ मैं आपको सीआरपीसी के भी कुछ प्रोविजंस बताऊंगा। तो इसके आगे हम बढ़ें इससे पहले मैं क्लियर कर लूँ कि अभी तक हमने जितना भी कवर किया सेक्शन 15 से लेकर के सेक्शन 23 तक, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए, और अगर क्लियर हो तो आप वो भी बता सकते हैं कि अभी तक का जितना भी था वो क्लियर है, ताकि हम आगे की ओर अपने दूसरे प्रोविजंस को कवर करना स्टार्ट करें। गुंजन, स्वाति, कोई तो आप आंसर करिए आप लोग। चलिए, जब क्लियर है आप लोगों का तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम जो है सेक्शन 23, 24 और 25 देखते हैं। अब देखिए जो है सेक्शन 24, सेक्शन 25 को पढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि हम लोग जो है सीआरपीसी को भी यहाँ पर देख लें, सीआरपीसी से भी रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उन्हें भी देखते चलें। तो देखिए, मैंने जब आपको ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि यहाँ पर जो हम ट्रांसफर को लेकर के पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिविल केसेस में। तो क्या ऐसा है कि केवल ये सिविल केसेस में ही ऐसा प्रोसीजरल लॉ में प्रोविजन है? ऐसा तो होगा नहीं।
जब हम क्रिमिनल लॉज के प्रोसीजर को देखते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड देखते हैं सीआरपीसी 1973, तो वहां पर भी ऐसा प्रावधान दिया हुआ है। जब आप सीआरपीसी देखेंगे जहां पर कि क्रिमिनल केसेस को लेकर के ट्रांसफर की बात किया हुआ है एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में। अब ये यहां बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रीलिम्स में अगर ये दोनों चीजें मैं एक साथ कवर करा दूंगा तो आपको ये सारी जो सीआरपीसी में प्रोविजंस दिए हुए हैं यह भी आपको याद रहेंगे आसानी से, ठीक है। और इसके साथ साथ हम जो है सेक्शन 24 और 25 तो देखेंगे ही देखेंगे। तो यहां पर आप बस ये चीज याद रखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां पर आप लोग नोट कर लीजिए सेक्शन 406, फिर देखिए सेक्शन 407, फिर देखिए सेक्शन 408, ये तीनों सेक्शंस जो है आप नोट कर लीजिए। सेक्शन 406 बात करता है सुप्रीम कोर्ट के पावर की, एक जगह से दूसरी जगह किसी क्रिमिनल केस को ट्रांसफर करने को लेकर के। सेक्शन 407 बात करता है हाई कोर्ट की, और सेक्शन 408 बात करता है कोर्ट ऑफ सेशन की। सुप्रीम कोर्ट में जो सेक्शन सुप्रीम कोर्ट को लेकर सेक्शन 406 है, ये क्या कहता है कि यहां पर अगर सुप्रीम कोर्ट को किसी मामले को, क्रिमिनल मामले को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है तो उसके लिए क्या करना होगा। तो सेक्शन 406 क्या कहता है, तो सेक्शन 406 कहता है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऐसा कब कर पाएगा, अगर इसके पास एप्लीकेशन लगेगी किसके द्वारा, या तो पार्टीज के द्वारा या तो अटॉर्नी जनरल के द्वारा। अटॉर्नी जनरल आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 76 में दिया हुआ है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में के द्वारा आपको क्या कराना है, अपने क्रिमिनल किसी केस को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में क्या कराना है, ट्रांसफर कराना है, तो सेक्शन 406 सीआरपीसी का बताता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कब करेगी, जब उसके सामने एप्लीकेशन लगेगा या तो पार्टीज के द्वारा या तो अटॉर्नी जनरल के द्वारा, तभी वो ऐसा करेगी। इन फ्यूचर अगर ऐसा पाया जाता है कि जो आपके द्वारा एप्लीकेशन लगाया गया था वो फ्रीलियस था, तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सेक्शन 406 के केस में आपके ऊपर सुप्रीम कोर्ट 1000 रुपीज का क्या लगा सकती है, फाइन लगा सकती है। ये है सेक्शन 406। सेक्शन 407 क्या कहता है, सेक्शन 407 कहता है कि यहां पर एप्लीकेशन कौन लगाएगा। तो सेक्शन 407 सीआरपीसी का कहता है कि या तो रिपोर्ट आ जाए लोअर कोर्ट की, या तो पार्टीज जो हैं एप्लीकेशन दे दें, और या तो सियो मोटो यानी अपनी स्वेच्छा से। इन 3 ग्राउंड्स पे क्या कर सकता है हाई कोर्ट। यहां हमने क्या देखा, 2 ग्राउंड्स, यहां हमने क्या देखा, 3 ग्राउंड। क्या कर सकता है हाई कोर्ट, किसी क्रिमिनल मैटर को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। और यहां पर अगर पाया गया कि आपका जो लगाया गया एप्लीकेशन था वो फ्रीवियस था, तो यहां पर देता है कि 1000 रुपए का आपके ऊपर फाइन इंपोज कर दिया जाएगा। ठीक है। फिर आते हैं सेक्शन 408 पे, यहां बात करता है कोर्ट ऑफ सेशन की। ये कहता है एप्लीकेशन को लेकर के, ये क्या कहता है यहां पर कैसे, तो या तो रिपोर्ट आ जाए लोअर कोर्ट की, या तो एप्लीकेशन आ जाए पार्टीज की, और या तो सियो मोटो। तो ये क्या करेगा कोर्ट ऑफ सेशन, इसके किसी निचली अदालत के किसी क्रिमिनल मैटर के ट्रायल को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर देगा। और कल को पाया गया कि आपके द्वारा लगाया गया ऐसा एप्लीकेशन फ्रीवियस था, तो यहां पर बात करता है 250 रुपए के तक के जुर्माने की। तो आइए पहले ये क्लियर हो जाए, फिर हम चलेंगे 24 और 25 पे। तो 24-25 जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ये भी याद रहेगा और वह भी याद रहेगा, और इस सारे इस पे जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। 406 सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, 407 हाई कोर्ट की बात करता है, 408 कोर्ट ऑफ सेशन की बात करता है। इतना क्लियर। सुप्रीम कोर्ट सियो मोटो ट्रांसफर नहीं कर सकती, या तो पार्टीज के द्वारा एप्लीकेशन आए या तो अटॉर्नी जनरल के द्वारा। लोअर कोर्ट की रिपोर्ट से भी यहां कोई लेना देना नहीं है। हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के केस में सेम है, लोअर कोर्ट की रिपोर्ट, पार्टीज की एप्लीकेशन या सियो मोटो क्या कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। फिर आते हैं फाइन पे। अगर मान लीजिए कि आपने झूठा एप्लीकेशन लगाया है, आप चाहते थे कि इसमें डिले हो, टाइम वेस्ट हो, और ऐसा बाद में पता चलता है, तो सुप्रीम कोर्ट आपके ऊपर 1000 रुपए का फाइन इंपोज कर सकती है मैक्सिमम। हाई कोर्ट आपके ऊपर मैक्सिमम 1000 का फाइन इंपोज कर सकती है, लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन के केस में क्या है, 250 रुपए। ये 250 रुपए तक का आपके ऊपर क्या कर सकती है, फाइन इंपोज कर सकती है। तो ये था हमारा सीआरपीसी 1973 का क्रिमिनल केसेस के ट्रांसफर को लेकर के 406, 407, 408। अब हम पढ़ेंगे सिविल केसेस को लेकर के ट्रांसफर की बात 24 में और 25 में। 24 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट दिया हुआ है, 25 में सुप्रीम कोर्ट दिया हुआ है। तो यहां तक आपका मुझे लगता है कि सब कुछ क्लियर होगा। तो आइए अब हम देखते हैं सेक्शन 24 और सेक्शन 25। तो देखिए सेक्शन 24
ये बात करता है हाई कोर्ट की और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। कब? यहां हमने अभी हमें यहां देखना है सिविल केसेस को लेकर के। ये हमने देखा क्रिमिनल केसेस को लेकर के, ये हम देखेंगे सीपीसी 1908 में, ये हमने देखा सीआरपीसी 1973। तो अब जो है 24 और 25 यहां हमें यही देखना है। जैसे आपने यहां देखा कि सुप्रीम कोर्ट अलग सेक्शन में है, हाई कोर्ट अलग सेक्शन में है और कोर्ट ऑफ सेशन अलग सेक्शन में है। यहां सेक्शन 24 में ही हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिया हुआ है और सेक्शन 25 में सुप्रीम कोर्ट की बात किया हुआ है। जब आप सेक्शन 24 देखेंगे तो ये 5 क्लॉजेज में बटा हुआ है। अब एक एक क्लॉज को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और मैं आपको समझाता चलूंगा, ठीक है? तो आइए हम देखते हैं सेक्शन 24 को। सेक्शन 24 क्या कहता है? तो सेक्शन 24 का जब पहला क्लॉज आप पढ़ेंगे तो वो कहता है कि पार्टीज के एप्लीकेशन पे, यानी कि जो हमारा सेक्शन 24 है इसका क्लॉज 1 ये कहता है कि पार्टीज क्या करें, एप्लीकेशन लगाएं, साथ साथ क्या दें, नोटिस दें। किसको? सामने वाली पार्टी को, ठीक है? तो मैं ये रीड करता हूं, कहता है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टीज एंड आफ्टर नोटिस टू द पार्टीज एंड आफ्टर हियरिंग सच ऑफ देम as desired before to be heard or its own motion without such notice the high court or the district court may at any stage। तो देखिए पहला क्लॉज क्या क्लियर कर रहा है, पार्टीज के द्वारा एप्लीकेशन आएगा, नोटिस सर्व होगी सामने वाली पार्टी को और हियरिंग होगी। या तो यही हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करेंगे, अपने सीओ मोटो पे, कब, किसी भी स्टेज पे, एट एनी स्टेज क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। यही कहता है आपका सेक्शन 24 का क्लॉज 1। अब आप इसको इससे कोरिलेट करके देख सकते हैं। यहां पर कोर्ट ऑफ सेशन में और हाई कोर्ट में ग्राउंड सेम थे, वैसे ही यहां हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या है, ग्राउंड सेम है, पार्टीज के एप्लीकेशन पे या सीओ मोटो पे। यहां पर क्या था, लोअर कोर्ट की रिपोर्ट पे, पार्टीज के एप्लीकेशन पे, सीओ मोटो पे। यहां पे क्या था, रिपोर्ट ऑफ लोअर कोर्ट, एप्लीकेशन ऑफ पार्टीज और सीओ मोटो। तो यहां जैसे ग्राउंड सेम है, आप वैसे ही इसे भी समझने के लिए याद कर सकते हैं कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या है, सेम है, ठीक है? अब आइए दूसरा क्लॉज देखते हैं। दूसरा क्लॉज क्या कहता है, सॉरी दूसरा क्लॉज नहीं, अभी सेक्शन 24 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी बचा है। तो सब क्लॉज ए में कहता है ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी सूट को, अपील को और अदर प्रोसीडिंग को जो भी पेंडिंग है बिफोर इट फॉर ट्रायल और डिस्पोजल टू एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट एंड कॉम्पिटेंट टू ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम। तो पहला बात करता है ट्रांसफर को लेकर के, किसकी किसकी, सूट की, अपील की या अदर प्रोसीडिंग की। और ये अदर प्रोसीडिंग में क्या क्या इंक्लूड होगा ये भी आगे बताया हुआ है। तो आप बस ये याद रखिए कि यही हाई कोर्ट और यही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर पार्टीज द्वारा एप्लीकेशन आता है या एक्सियो मोटो पे क्या कर सकती हैं, किसी भी स्टेज पे ट्रांसफर कर सकती हैं, किसको, सूट को, अपील को और किसी भी प्रोसीडिंग को। और ये प्रोसीडिंग क्या क्या इंक्लूड करती है आगे बताया है। फिर दूसरा कहता है, यानी कि सेक्शन 24 के क्लॉज 1 का सब क्लॉज बी कहता है कि क्या कर सकती हैं, विथड्रॉ भी कर सकती हैं। तो देखते हैं क्या कहता है, कहता है विथड्रॉ एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग पेंडिंग इन एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट, यानी कि इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के नीचे की कोई भी अदालत के सामने कोई भी मामला अगर पेंडिंग है तो ये क्या कर सकती हैं, सूट को, अपील को और अदर प्रोसीडिंग को विथड्रॉ भी करा सकती हैं, विथड्रॉ कराने का भी ऑर्डर दे सकती हैं। फिर कहता है ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम, और उसे ट्राई भी कर सकती हैं और डिस्पोज ऑफ भी कर सकती हैं। ट्रांसफर द सेम फॉर ट्रायल और डिस्पोजल टू एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट एंड कॉम्पिटेंट टू ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम। एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में क्या कर सकती हैं, ट्रांसफर भी कर सकती हैं। फिर रीट्रांसफर द सेम फॉर ट्रायल और डिस्पोजल टू द कोर्ट फ्रॉम विच इट वाज विथड्रॉन। जिस कोर्ट से इन्होंने पहले किसी एप्लीकेशन के लगने पे विथड्रॉ किया था या सीओ मोटो विथड्रॉ किया था, उसे फिर से रीट्रांसफर कर सकती हैं और ऑर्डर कर सकती हैं वो कि क्या, कि वह मामले का फिर से क्या करे, विचारण करे। तो ये था आपका सेक्शन 24 का क्लॉज 1। अब आइए हम देखते हैं सेक्शन 24 के क्लॉज 2 को। तो सेक्शन 24 के क्लॉज 2 को कहता है कि वेयर एनी सूट और प्रोसीडिंग हैज बीन ट्रांसफर और विथड्रॉन अंडर सबसेक्शन 1, यानी कि कोई भी सूट या प्रोसीडिंग क्या हुई है, या तो ट्रांसफर हुई है या तो विथड्रॉ हुई है, ठीक। द कोर्ट विच is thereafter to try or dispose of the suit or proceeding may subject to any special direction in the case of an order or transfer either retry it or proceed from the point। अब देखिए इसको समझने के लिए क्या कहता है, जब आप सेक्शन 24 के क्लॉज 2 को देखेंगे तो ये क्या कहता है कि अगर हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोर्ट ए से कोर्ट बी में किसी मामले को ट्रांसफर किया तो जो कोर्ट बी है इसके पास क्या ऑप्शन होगा, या तो ये इसके पास मामला जहां से आया है ये वहीं से विचारण शुरू कर दे, और या तो कोर्ट बी क्या करे, इसको रीट्राई करे।
या तो यहीं से आगे बढ़ जाए या तो इसको शुरू से क्या करे, रीट्राई करे। यही कहता है आपका सेक्शन 24 का क्लॉज 2, ठीक है। लेकिन इसके लिए जैसा भी उसको स्पेशल डायरेक्शन आया होगा उसको फॉलो करते हुए, अगर हाई कोर्ट ने कहा होगा कि हम जहां से आपको ट्रांसफर कर रहे हैं आपको वहीं से सुनना है, तो इन्हें केस की सुनवाई आगे वहीं से प्रोसीड करनी होगी। लेकिन अगर डायरेक्शन में दिया हुआ है कि आप इसको रीट्राई कर सकते हैं, तो इनके पास ये पावर होगी कि वो कोर्ट क्या कर सके, उस मामले को फिर से रीट्राई कर सके। अब आइए देखते हैं सेक्शन 24 के क्लॉज 3 को। क्लॉज 3 में कुछ नहीं बताया, बस सिंपल सा ये बताया हुआ है कि यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिया हुआ है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे की अदालत कौन कौन सी अदालत हो सकती है, तो यहां पर क्लियर करने के लिए बताया है कि अगर कोई एडिशनल या असिस्टेंट जज की कोर्ट है, एडिशनल या असिस्टेंट जज की कोई कोर्ट है, तो वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबऑर्डिनेट मानी जाएगी। अब यहाँ ये क्लैरिटी क्यों दिया हुआ है, क्योंकि मान लीजिए कि कोई असिस्टेंट कोर्ट है या एडिशनल कोर्ट है, उसके सामने कोई मामला पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो इसको लेकर के अब जो एप्लीकेशन होगी वो कहाँ जाएगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी, और इसी मामले को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करेगा, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, या तो विथड्रॉ करा देगा या तो अपने पास खुद मंगा लेगा उस मामले पे क्या करने के लिए, ट्रायल प्रोसीडिंग चलाने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है इसका चौथा क्लॉज, द कोर्ट ट्राइंग एनी सूट ट्रांसफर और विथड्रॉन अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज शैल फॉर द पर्पस ऑफ सच सूट बी डीम्ड टू बी अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज के सामने कोई मामला पेंडिंग में था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसकी एप्लीकेशन लगी कि इस मामले को उठा करके कोर्ट बी में भेज दिया जाए, लेकिन जो कोर्ट बी है वह स्मॉल कॉजेज कोर्ट नहीं है, लेकिन इस प्रकार के अगर कोई भी मामले को उसके पास ट्रांसफर किया जाएगा तो इस सूट के लिए, इस पार्टिकुलर सूट के लिए जब वह मामले का विचारण करेगी तो वो एज अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज ही क्या करेगी, उस मामले का विचारण करेगी। ये कहता है आपका कौन सा सेक्शन, सेक्शन 24 का क्लॉज 4। अब आइए देखते हैं सेक्शन 24 के क्लॉज 5। ये कहता है सूट और प्रोसीडिंग में भी ट्रांसफर अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम अ कोर्ट विच हैज नो जुरिसडिक्शन टू ट्राई सूट। और ये सिंपल सी बात कहता है कि मान लीजिए कि कोर्ट ए है, यहां पर कोई सूट इंस्टीट्यूट हुआ, ना ही पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन है, ना ही इसके पास लोकल लिमिट में आता है वो कॉज ऑफ एक्शन, ना ही इसके लोकल लिमिट्स में अराइज हुआ है। मतलब कहने का मतलब है कि कोर्ट ए के पास उस मामले का विचारण करने की क्या है, क्षमता नहीं है। तो उस केस में भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट जहां भी आपने एप्लीकेशन लगाया हुआ है वह क्या करेगी, इसको कोर्ट ए से कोर्ट बी में जो कि कंपिटेंट कोर्ट है उस मामले पे विचारण करने के लिए उसे ट्रांसफर कर देगी। तो ये था आपका सेक्शन 24। मैंने आपको क्रिमिनल लॉ में क्रिमिनल केसेस के ट्रांसफर को लेकर के 406, 407, 408 बताया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, कब कब वहां पर पार्टीज द्वारा एप्लीकेशन या एडवोकेट जनरल द्वारा, अटॉर्नी जनरल द्वारा सुप्रीम कोर्ट के केस में। बाकी सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के केस में क्या था, पार्टीज के एप्लीकेशन पे, सीओ मोटो पे या तो लोअर कोर्ट की रिपोर्ट पे। फाइन को लेकर क्या था, 1000, 1000, 250। यहां हमने देखा कि सेक्शन 24 में हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मामले में जब आप कोई भी एप्लीकेशन लगा रहे हैं या वह सीओ मोटो ट्रांसफर कर रहा है, तो अगर आपका एप्लीकेशन लगाया हुआ कल को फ्रिवलेस निकल भी आता है तो किसी भी प्रकार के किसी फाइन की इम्पोजिशन की बात नहीं करता है। कौन सा सेक्शन, आपका सीपीसी का सेक्शन 24। तो आपको ये चीज याद रखना है कि जो फाइन की बात किया हुआ है हाई कोर्ट को लेकर के वो केवल सीआरपीसी में किया हुआ है 1000 रुपए, लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार के किसी अमाउंट की बात नहीं किया हुआ है। ये था आपका सेक्शन 24 सिविल प्रोसीजर कोड का। सिविल मामले में हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जो पावर है ट्रांसफर करने की किसी सिविल केस को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में, वो कहां से मिली हुई है, तो वो मिली हुई है सेक्शन 24 से। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 24 भी कंप्लीट। अब जो है कि हमारा एक लास्ट सेक्शन बचता है, उसके बाद हमारा ये ट्रांसफर वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। वो है सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है सिविल केसेस के मामले में एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की। तो आइए हम लोग देखते हैं सेक्शन 25। आप इसे चाहे तो रीड विद कर सकते हैं, सेक्शन 406 ऑफ सीआरपीसी। क्यों रीड विद करा रहा हूं, अभी आगे क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं सेक्शन 25 सिविल प्रोसीजर कोड का। ये कहता है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ पार्टी and after notice to the parties and after hearing such of them as desire to be heard, Supreme Court may at any stage, if satisfied that an order under this section is important for the end of justice, direct that any suit, appeal or proceeding be transferred from a high court or other civil court in one state to high court or other civil court in any other state। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आ रही है पार्टी की एप्लीकेशन, यहाँ ना एडवोकेट जनरल है, ना एडिशनल, ना अटॉर्नी जनरल है, कुछ नहीं है। यहाँ क्या था, पार्टी की आ रही थी एप्लीकेशन,
प्लस क्या था, अटॉर्नी जनरल भी लगा सकता था एप्लीकेशन। अंतर समझते चलिए, याद करने में आसानी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है इसका दूसरा क्लॉज, एवरी एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड बाय मोशन शैल बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट। जो भी यहां पे एप्लीकेशन लगेगा ये सपोर्टेड होना चाहिए किसी एफिडेविट से। ऐसा आपने सेक्शन 24 में नहीं पढ़ा हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लेकर। पॉइंट्स बनाते चलिए, याद करने में आसानी हो। तीसरा क्लॉज कहता है द कोर्ट टू विच सच सूट अपील और अदर प्रोसीडिंग इज ट्रांसफर्ड shall subject to any special direction in the order of transfer either retry it or proceed from the stage at which it was transferred। सेम वही बात कहता है कि जिस कोर्ट में, मान लीजिए कोर्ट ए से कोर्ट बी में ट्रांसफर हुआ है और अगर यहां पर सुप्रीम कोर्ट का कोई स्पेशल डायरेक्शन या ऑर्डर है, ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, यानी कि जो कोर्ट बी है क्या कर सकती है, या तो मामले को जहां से गया है वहां से आगे चलाए या तो इसे रीट्राई करे। शुरू से वापस से सुने, ये था आपका तीसरा। अब आइए देखते हैं इसके चौथे क्लॉज को। वो कहता है इन डिसमिसिंग एनी एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन द सुप्रीम कोर्ट मे, इफ इट इज ओपिनियन दैट द एप्लीकेशन वाज फ्रिवुलस और वेक्सिशियस, ऑर्डर द एप्लीकेंट टू पे बाय वे ऑफ कंपनसेशन टू एनी पर्सन हु हैज अपोज्ड द एप्लीकेशन सच सम नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज एज इट कंसीडर एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। तो यहां पर क्या बात करता है, 2000 रुपए मैक्सिमम फाइन की कंपनसेशन के तौर पे, और हमने जब पढ़ा था 406 सीआरपीसी तो हमने क्या देखा था, मैक्सिमम 1000 रुपीज। तो ये था आपका सीआरपीसी का 406, ये था आपका 25 सिविल प्रोसीजर कोड का। 2000, 1000, 25, 406। एप्लीकेशन केवल एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पार्टीज के द्वारा, एप्लीकेशन अटॉर्नी जनरल द्वारा। अटॉर्नी जनरल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका लास्ट क्लॉज जो है, यानी कि 25 का जो 5 है, वह भी हम देख लेते हैं क्या कहता है। कहता है The law applicable to any suit, appeal or other proceeding transferred under this section shall be the law which the court in which the suit, appeal or other proceeding was originally instituted ought to have applied to such suit, appeal or proceeding। समझने का प्रयास करिएगा। सेक्शन 25 क्या कह रहा था, किसी हाई कोर्ट के पास कोई मामला पेंडिंग में है, आपने एप्लीकेशन लगाई कि इस हाई कोर्ट से हटा करके दूसरे हाई कोर्ट में इस मामले को शिफ्ट कर दिया जाए, या किसी अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट में मामला कोई लंबित था, आपने क्या प्रयास किया कि ए से हटा करके इसे बी में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो जो लॉ फॉलो हो रहा था यहां, वही जहां पे जो ट्रांसफरी कोर्ट है उसके द्वारा भी वही लॉ फॉलो किया जाएगा। यही कहता है आपका 25 का 5। तो इसी के साथ हमारा ट्रांसफर भी खत्म। अब जो है हम लोगों ने सेक्शन 15 से लेकर के 21A तक प्लेस ऑफ सुइंग क्लियर जो भी थे सारे प्रोविजन उनको किया। फिर उसके बाद हम गए ट्रांसफर को लेकर के। ट्रांसफर पे हमने क्या देखा, हमने ट्रांसफर को लेकर के 22 से 25 देखा। 22 में हमने क्या देखा कि डिफेंडेंट एप्लीकेशन लगाता है, सामने वाली पार्टी को बताता है, हियरिंग चलती है, उसके बाद जो कोर्ट होती है वो क्या करेगी, मामले को ट्रांसफर कर सकती है। लेकिन ये लगाई गई एप्लीकेशन कब तक लगानी होगी, सेटल होने के टाइम या उससे पहले, उसके बाद नहीं। ये था 22। 23 में गए तो वहां हमें ये बताया कि वो जो एप्लीकेशन है डिफेंडेंट द्वारा वो कहां लगाई जाएगी। तो वहां हमने देखा कि कोर्ट ए और कोर्ट बी, अगर अपीलेट कोर्ट एक्स उनकी अपीलेट कोर्ट है तो एक्स में, कोर्ट ए है कोर्ट बी है, दोनों की अपीलेट कोर्ट डिफरेंट है, एक्स और वाई है, लेकिन हाई कोर्ट सेम है तो हाई कोर्ट में। कोर्ट ए है कोर्ट बी है, आप चाहते हैं कि कोर्ट ए में चले, प्लेंटिफ ने इंस्टीट्यूट किया है बी में, दोनों की अपीलेट कोर्ट डिफरेंट है, दोनों की हाई कोर्ट डिफरेंट है, लेकिन प्लेंटिफ ने कहां इंस्टीट्यूट किया था, कोर्ट बी में, तो आप एप्लीकेशन कहां पे लगाएंगे, जिस कोर्ट में इंस्टीट्यूट हुआ है उसकी हाई कोर्ट के पास। ये था हमारा 23। 24 में गए तो हमने वहां हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लेकर के देखा, कैसे, पार्टीज के एप्लीकेशन पे या तो स्यू मोटो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हमने क्या देखा, इसके पास स्यू मोटो पावर नहीं है, जैसे क्रिमिनल लॉज में नहीं है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में नहीं है, वैसे यहां भी नहीं है, ठीक है। यहां हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या दिया था, या तो आपके एप्लीकेशन पे या तो वो सीओ मोटो क्या कर सकता था, ट्रांसफर कर सकता था, और क्या कर सकता था, विथड्रॉ कर सकता था। लेकिन क्या 25 में आपको ऐसा देखने को मिला, नहीं। क्या 24 में आपको कोई फाइन की बात किया था, नहीं। 25 में मिला, हाँ, कितना, 2000। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में क्या बात किया हुआ है, हाँ, किसमें, 406 में, कितना, 1000। क्या दोनों में अंतर है, जी हाँ, यहाँ 2000 है, वहां 1000 है। तो ये था हमारा ट्रांसफर। ट्रांसफर हमने कवर किया 22 से 25। प्लेस ऑफ सुइंग हमने कवर किया 15 से लेकर के 21A। अब जो है यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग मुझे बताइए। इसके बाद अगर टाइम रहा तो हम समन को कवर करेंगे, अदरवाइज समन और रेस्ट सब्सिड्यूज जो है हम कल कवर करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज आप लोग मुझे बताइए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो।
तो मुझे लगता है सबका क्लियर है। तो अगर सबका क्लियर है तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताते क्यों नहीं, मुझे नहीं समझ में आता। आप लोग चाहें तो एक मतलब गुड इवनिंग, और इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये बताना जो चीज़ें मैं पूछूं। खैर कोई बात नहीं। तो देखिए हम लोगों ने जो है ना काइंड्स ऑफ सूट, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, फ्रेमिंग ऑफ सूट, सूट इन जनरल, जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, प्लेस ऑफ सुइंग और ट्रांसफर ऑफ सूट, इतना पार्ट जो है हमने सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का जो है कि कवर कर लिया है। अब जो है ना हमें समन एंड डिस्कवरी और रेस्ट सब्जुड्यूस, ये दोनों पार्ट हम कल कवर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना आप लोग ना भूलें, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। अगर यहाँ ना बता पा रहे हो तो आप यूट्यूब पे भी हमारे वीडियोस देखते हैं, तो आप लोग प्लीज़ मुझे वहाँ भी बता सकते हैं, ठीक है। फिर जो है हमारी कल की नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम देखेंगे समन एंड डिस्कवरी और रेस्ट सब्जुड्यूस सेक्शन 10 को।